नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ये हमारे लोअर पीसीएस मीन्स फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का मॉक टेस्ट 2 है। यहाँ पर क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल दिए जाएंगे, दोनों भाषाओं में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे क्वेश्चंस। यहाँ पर फ्रेंड्स रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीएस एंड हिंदी, ये सारे सेक्शंस मिला करके ये 200 क्वेश्चंस का एक टेस्ट पेपर है। इससे पहले टेस्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जा करके देख लें। खास तरीके से जो लोग लोअर पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपका फुल लेंथ जो कोर्स है एक बार टोटल रिवाइज हो जाएगा इस टेस्ट के माध्यम से। और अगर आप यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं प्रीलिम्स में, या अन्य जो भी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं लाइक आरओ, या फिर अगर आप हाई कोर्ट आरओ में अपेयर होने जा रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले रीजनिंग पार्ट आता है। रीजनिंग पार्ट में मैं फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस आपको बता दूंगा और आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिए जैसा कि पहले टेस्ट में आपने किया है, और आपका जो भी आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर फुल एक्सप्लेन रीजनिंग को नहीं किया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें जो वीडियो का लेंथ है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी ट्रिक होगी वो मैं जल्दी से आपको बता दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, जैसा कि ट्रेडिशनल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत सिंपल सी सीरीज़ है। जेड ए आप छोड़ दीजिए तो आपको बी मिल जाएगा, सी छोड़ दीजिए तो डी मिल जाएगा, ई छोड़ देंगे तो एफ मिल जाएगा, उसी तरह अगर आप जी छोड़ देंगे तो एच मिल जाएगा। तो पहला एच हो गया, और बाकी भी ठीक इसी तरह होंगे। बी के बाद सी डी, दो आप छोड़ देंगे तो ई मिल जाएगा। ई के बाद एफ जी, दो आप छोड़ देंगे तो आपको एच मिल जाएगा, है ना। और ठीक उसी तरह आपको इसका सही आंसर हो जाएगा सी, है ना। एच एन टी आपका आ जाएगा इसी सीरीज़ में जब आप करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है और सेम ट्रिक यहाँ पर अप्लाई की जा रही है। पी के बाद क्यू आर एस, तीन आप छोड़ दीजिए तो आपको टी मिल जा रहा है ना। उसी तरह आर के बाद आप 4 छोड़ देंगे तो डब्ल्यू मिल जाएगा, एस टी यू वी, है ना। और फिर इसी सीरीज़ को आप आगे बढ़ा देंगे तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा बी, YC26। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद आएगा या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स C341। बहुत इजी सी सीरीज है। यहाँ पर 6 कैसे आया है? 2 का क्यूब -2, है ना। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, -2 कर देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आप 3 का क्यूब करें और -2 कर दें, है ना, तो 27 -2 आपका 25 आ जाएगा। और ठीक उसी तरह 4 का क्यूब करके -2 कर दें तो आपका 62 आ जाएगा। इसी श्रेणी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 341, ठीक है। 7 का क्यूब करके आप 2 माइनस कर दीजिए तो 343 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 341 आपका आंसर आ जाएगा। सही जवाब होगा इसका सी, 341। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समीकरणों के किन दो चिन्हों, तो बहुत ईजी से क्वेश्चन होते हैं ये सब, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर इसका बी आएगा, आप सॉल्व कीजिएगा। कोई कठिनाई आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर फ्रेंड जो इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्वेश्चन में अभी कुछ भी नहीं है जिसमें मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ के आपको सुनाऊँ, वो बेवजह उसमें टाइम की खपत होगी, इसीलिए मैं सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सेक्रेटरी लिखा हुआ है, अगर इसके सामने आप मिरर रख दें, है ना, या एक दर्पण रख दें, तो आपको जो सेक्रेटरी है वो कैसा लिखा हुआ दिखाई देगा? तो इसका सही जवाब होगा डी। बिल्कुल सारे अक्षर पलट जाएंगे, मतलब इसमें राइट से लेफ्ट का इन्वर्जन हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एस भी आपका इधर चलाएगा, ई इधर चलाएगा, मतलब SECR इस तरह से हो जाएगा। और ये SECR जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये भी राइट टू लेफ्ट में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। यदि जनरली को किसी कूट भाषा में ये लिखा जा रहा है तो अल्कोहल को क्या लिखा जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। ये आपका ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आंसर मैं इसका बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है फ्रेंड्स उसका आंसर है बी, ठीक है। आप देखिएगा सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका आंसर है ए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक श्रृंखला वाला ही है, जैसे हम लोगों ने पहले भी किया है, इसका आंसर होगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर आप आएँ तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका बिल्कुल ठीक पहले की तरह कि आपको चिन्ह और जो नंबर्स दिए हैं उनको आपस में रिप्लेस करके ये समीकरण सही करना है, ठीक है। तो इस समीकरण को सही कैसे होगा ये, यदि आप ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कथन और कारण ये वाले क्वेश्चन है ना, प्रश्न दिया हुआ है और आपके पास 3 कथन है, जैसे बिहारी सूर्य से कैसे संबंधित है, और कथन आपके पास हैं, आपके पास ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अदरवाइज अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, है ना, जो लोअर पीसीएस मेंस का पेड ग्रुप है, अगर आप वहाँ पे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर डिटेल में सोल्यूशन इन सबका दिया जाता है। अब ये जिस तरह से चित्र 1 चित्र 2 से संबंधित है, उसी तरह आपको बताना है चित्र 3 किससे संबंधित होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 12 क्वेश्चन है आपका ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, है ना। फर्स्ट पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था, इसका आंसर होगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है ना, 25 तक रीजनिंग है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। 25 क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि जीएस पार्ट है, वहाँ पर भी वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो डिस्कस करने के योग्य होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल होती हैं फ्रेंड्स, है ना, तो फैक्चुअल चीज़ों को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग है और आपको ऑड वन आउट ही निकालना था, ध्यान रखिएगा। ऑड वन आउट का मतलब होता है कि जो विषम आकृति है उसका आपको चयन करना था। क्वेश्चन नंबर 14 में एक वेन डायग्राम क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर होगा कोई सी ऑप्शन, है ना, 24। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 है, पासे और डाइस वाला है क्वेश्चन है। जैसे अगर आप ए बी के विपरीत सी को देख रहे हैं, ए बी के एडजेसेंट सी को देख रहे हैं और यहाँ पे ए बी के एडजेसेंट ई को देख रहे हैं, तो सी के विपरीत क्या होगा, तो ई हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी से ट्रिक्स होते हैं, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको भी पता चल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा फ्रेंड सी, है ना। सी क्यों आएगा, मैं आपको फिगर बना बता दे रहा हूँ। इस तरह से फिगर बनेगा, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, आपको ये वाली लेंथ पूछी है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो अंडर रूट 800 बराबर आपका आ जाएगा 20√2, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन होगा ए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और ऐसे क्वेश्चन भी यूपी के एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स पूर्व धारणाओं के ऊपर है और इसका सही जवाब होगा बी, ठीक है। केवल धारणा 2 निहित होगी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी धारणाओं वाला ही है, इसमें दोनों ही धारणाएं 1 और 2 निहित हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा पॉज कर करके, जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश में देख लें और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख लेंगे। 20th क्वेश्चन था कि सर्टेन को अगर ये लिखा जा रहा है तो एडिशन को आप मतलब एक कोडिंग करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि रेजिस्ट को कुछ लिखा जा रहा है तो आपको बताना है कि ट्रेस्ड को आप क्या लिखेंगे, तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स डी। और क्वेश्चन नंबर 22 भी ठीक उसी तरह से ही एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में ब्लड रिलेशन है और इसका आंसर होगा ए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 24, जो कि आप कह सकते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, और ये भी एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और आप देखेंगे कि जो यूपी SSS के एग्जाम होते हैं खास तरीके से वो ब्लड रिलेशन उनका फेवरेट टॉपिक होता है ना, तो इसका आंसर ऐसे ही, इसीलिए ब्लड रिलेशन के ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका फ्रेंड्स, ये भी आपका आप कह सकते हैं सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबड़ है, कुछ रबड़ कॉपी है और कुछ कॉपी किताब है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। कोई अनुसरण नहीं करता, इसका सही आंसर होगा डी। उसके बाद फ्रेंड्स अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा जीएस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता में फिरोजा और जेड का आयात कहाँ से किया जाता था, फ्रॉम वेयर वर फिरोजा एंड जेड
इंपोर्टेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। फिरोजा और जो जेड का इंपोर्ट था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में खुरसाना और पामीर से किया जाता था, ठीक है। आप इसे सेंट्रल एशिया भी कह सकते हैं। जो जेड का इंपोर्ट था वो सेंट्रल एशिया से होता था। वहीं पर अगर लैपिस लजूली पूछा जाए, है ना, अगर आपसे पूछा जाए लापिस लजूली, मैं लिख दे रहा हूं लापिस लजूली, तो फ्रेंड्स लापिस लजूली इंपोर्ट होता था बदख्शन एरिया से, ध्यान रखिएगा बदख्शन, ठीक है। बदख्शन एरिया से लापिस लजूली इंपोर्ट किया जाता था। तो लापिस लजूली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कॉपर के बारे में पूछा जाए तो कॉपर आपका खेतरी राजस्थान से और अरेबिया से इंपोर्ट किया जाता था, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जेड आपका मैंने बताया कि जो पामीर है ना, पामीर नॉट आपको याद होगा, सेंट्रल एशिया में पामीर का पठार है, पामीर नॉट, तो वहाँ से आपका जेड का आयात होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो फ्रेंड्स से क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि ऋग्वेद की कितनी स्तुतियों का संग्रह है निम्न में से वन की पुस्तक किसे कहा जाता है। दो क्वेश्चन है यहाँ पर। हाउ मेनी हिम्स आर देयर इन ऋग्वेदा एंड विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट बुक। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले जो फॉरेस्ट होता है ना, इसी को अरण्य कहा जाता है। तो अरण्य क्या होगा, इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट बुक। तो आंसर तो हमें मिल गया, सी ऑप्शन होगा। लेकिन जो ऋग्वेद है ना, उसमें वो 1028 हिम्स हैं या 1028 स्तुतियां हैं। और ध्यान रखिएगा 10,000 से भी ज़्यादा उसमें वर्सेस हैं। अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 10,600 वर्सेस, ठीक है, 10,600 वर्सेस। और आपके 1028 हिम्स हैं ऋग्वेदा में या स्तुतियां हैं। जो ऋग्वेदा है फ्रेंड्स वो टोटल 10 मंडल्स में डिवाइड है, उन्हीं को आप 10 बुक्स कह सकते हैं, 10 मंडल्स कह सकते हैं। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है आपका ऋग्वेदा, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स ऋग्वेदा के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरे ऋग्वेद में जो चीफ डाइटी है, चीफ डाइटी वो कौन है, इंद्रा है, ठीक है। जो इंद्र भगवान है उनको चीफ डाइटी माना जाता है एज पर ऋग्वेदा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे सकल उत्तरा पथानाथा, है ना, सकल उत्तरा पथानाथा की उपाधि दी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे सकल उत्तरा पथानाथा की उपाधि दी थी। तो पुलकेशिन द्वितीय फ्रेंड्स किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो ध्यान रखिएगा पुष्यभूति डायनेस्टी, है ना, पुष्यभूति डायनेस्टी जो थी उससे बिलोंग करता था पुलकेशिन द्वितीय। और आप कह सकते हैं इस पुष्यभूति डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, तो वो था आपका हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन लास्ट रूलर था। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को ही ये सकल उत्तरा पथानाथा की उपाधि दी थी। एक्चुअली ये क्या है, सकल उत्तरा पथानाथ ही क्या है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको पता होगा उत्तरापथ और दक्षिणापथ ये जो ट्रेड रूट्स होते थे उसमें आप कह सकते हैं कि जो उत्तरापथ था, सकल का मतलब होता है पूरा, है ना, तो पूरे उत्तरापथ जो था आपका जो ट्रेड रूट था उसका नाथ बताया गया है किसे, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हर्षवर्धन के अधीन जो प्रशासन था पुष्यभूति डायनेस्टी में, वहां पर गांव का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे सर्वपल्ली पत्ती कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए पुष्यभूति डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो पुष्यभूति डायनेस्टी का फाउंडर नरावर्धना है, ठीक है, नरावर्धना। पुष्यभूति डायनेस्टी का जो फाउंडर है और फर्स्ट रूलर कौन है, तो वो आपका नरावर्धना है, पहला शासक जो है, ठीक है। और जो हर्षवर्धन है वो पुष्यभूति डायनेस्टी का लास्ट रूलर है। और इसी को पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा सकल उत्तरा पथानाथ की उपाधि दी गई थी। तो इंग्लिश में एक बार पढ़ देता हूँ, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सकल उत्तरा पथानाथ बाय पुलकेशिन सेकंड, तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। एंड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षवर्धन व्हाट वाज द चीफ ऑफिसर ऑफ ऑल विलेजेस कॉल्ड, तो ये था आपका सर्वपल्ली पत्ती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। चोल साम्राज्य से संबंधित, है ना, दो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, एक आपका है वेल्लालर और एक है पेरुदन, है ना। तो वेल्लालर और पेरुदन इनका मतलब क्या है, ये चोल साम्राज्य जो था आपका उससे संबंधित दो वर्ड हैं। चार ऑप्शन थे आपके पास, अनिवार्य श्रम और शीर्षाधिकारी, किसान और स्वर्ण मुद्रा और अनिवार्य श्रम, खेतिहर समूह और शीर्षाधिकारी। What are the meaning of the keywords Vellalar and Perudan related to Chola Empire? Compulsory labor and highest official, farmer and golden coin and compulsory labor,
या फिर कल्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड हाईएस्ट ऑफिशियल्स। तो फ्रेंड्स ये जो वेल्लालर था, ध्यान रखिएगा, इट इज नथिंग बट द कल्टिवेटिंग ग्रुप्स अंडर द चोलास। और जो पेरुदन होते थे ये आपके हाईएस्ट ऑफिशियल्स को कहा जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। खेतिहर समूह आपके वेल्लालर होते थे चोल साम्राज्य में, और जो पेरुदन थे, है ना, वो आपके शीर्ष अधिकारी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से वरकारी पंथ के संत कवि कौन थे? और दूसरा क्वेश्चन है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पोएट सेंट ऑफ वरकारी सेक्ट? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा नामदेव। जो नामदेव थे वो आपके वरकारी पंथ के या वरकारी सेक्ट के, आप कह सकते हैं, पोएट सेंट थे, है ना। और रुद्रा संप्रदाय का फाउंडर कौन था अगर पूछा जाए तो रुद्र संप्रदाय का फाउंडर थे वल्लभाचार्य। तो दो क्वेश्चन थे यहाँ पर, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वरकारी पंथ के संत कवि कौन है। अभी आपका पीईटी का एग्जाम हुआ है यूपी SSC के द्वारा ही, है ना, तो उसमें आपका नामदेव के बारे में पूछा गया था एक क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो नामदेव ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। वरकारी पंथ के संत कवि कौन है? नामदेव। ये वरकारी पंथ के थे। वरकारी पंथ एक ऐसा पंथ था, ध्यान रखिएगा, जो आप कह सकते हैं कृष्ण भगवान की पूजा किया करते थे लोग। ठीक है, और रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके वल्लभाचार्य ने। ये आपका जो भक्ति मूवमेंट चला था, ट्रेडिशनल रिलीजियस मूवमेंट, उसी के टाइम की बात चल रही है। और बेसिकली ये वरकारी पंथ कहाँ पे एक्टिव थे? तो ये आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वरकारी पंथ कहाँ के हैं? ये आपके हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसके एक इंपॉर्टेंट फॉलोअर हैं वरकारी सेक्ट के आपके नामदेव, है ना। और वरकारी सेक्ट के द्वारा एल्कोहल और टोबैको, है ना, इनका ग्रहण बिल्कुल ही वर्जित था। मतलब एल्कोहल और टोबैको बिल्कुल ये प्रोहिबिटेड थे वरकारी सेक्ट में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31। श्रीरामपुर निम्न में से किन विदेशी शक्तियों का केंद्र था? श्रीरामपुर आपसे पूछा जा रहा है किसका केंद्र था, किन विदेशी शक्तियों का। और डचों ने कब मसूलीपट्टनम में अपने प्रथम कारखाने की स्थापना की? ठीक है, तो फ्रेंड जो श्रीरामपुर था यह आपका डेनिस था, ध्यान रखिएगा, डेनिस पोर्ट था इंडिया में। श्रीरामपुर इंडिया में डेनिस पोर्ट था। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, है ना, इसने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई थी अगर पूछा जाए तो ये लगाई थी तमिलनाडु ट्रैंक्यूबर में, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु ट्रैंक्यूबर में। और कब लगाई थी? तो ये लगाई थी 1620 में। और इसी के बाद, पहली फैक्ट्री लगाने के बाद, श्रीरामपुर ये कहां पर है? ये आपका है बंगाल में। ठीक है, तो इसी के बाद जब इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली 1620 में ट्रैंक्यूबर में, तो इसी के जस्ट बाद बंगाल में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर में लगाई, जो कब लगाई थी? 1676 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको पता है कि एट द एंड और द मिड 19th सेंचुरी आप कह सकते हैं कि इनके जितने भी सेटलमेंट्स थे वो सारे किसके पास चले गए थे? ब्रिटिश के पास। तो ये फैक्ट्री इतनी ज़्यादा इंडिया में सक्सेसफुल नहीं रही थी। ठीक है, इसीलिए हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डेन आपको पता चल गया। तो डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाने की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1605 में। ठीक है, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री, ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया में आंध्र प्रदेश में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में लगाई थी। आंध्र प्रदेश में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं मसूलीपट्टनम। यहां अब डच की बात कर रहे हैं, डच मतलब हॉलैंड। ठीक है, डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के। डचों के और कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट हैं इंडिया में और कौन कौन सी फैक्ट्री लगी है? तो ध्यान रखिएगा, पहली डच फैक्ट्री लगी थी आपकी मसूलीपट्टनम में 1605 में। उसके बाद जो दूसरी डच फैक्ट्री थी, है ना, 1605 के बाद, वो आपकी आप कह सकते हैं बिमलीपट्टनम में लगी थी। बिमलीपट्टनम से पहले एक्चुअली सूरत में भी लग गई थी 1616 में, है ना। पहले मसूलीपट्टनम 1605, सूरत 1616, फिर आपका बिमलीपट्टनम लगी 1641 और बिमलीपट्टनम के बाद चिंसुरा में लगी, है ना। तो चिंसुरा में लगी थी 1653 में। तो ये इंपॉर्टेंट है डच एस्टेब्लिशमेंट। कई बार सीधे सीधे पूछा जाता है कि चिंसुरा किसका एस्टेब्लिशमेंट था, तो ध्यान रखिएगा जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एस्टेब्लिशमेंट था। तो याद एक क्रोनोलॉजी क्या बनी? सबसे पहले मसूलीपट्टनम, ठीक है, उस कब? 1605। मसूलीपट्टनम के बाद आपका सूरत, सूरत के बाद आपका बिमलीपट्टनम, बिमलीपट्टनम के बाद आपका चिंसुरा। ठीक है,
और चिंसुरा में फैक्ट्री कब लगी थी? ये लगी थी 1653 में। तो आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। और तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, 1605। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया था? पहली बार 1498 में आए थे, है ना, और दूसरी बार कब आए थे? तो ध्यान रखिएगा 1502 में। जो वास्को डी गामा थे वो सेकेंड टाइम 1502 में आए थे। और अंग्रेजों ने, है ना, उड़ीसा में अवस्थित हरिहरपुर में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1633 में, याद होगा आपको, है ना। फर्स्ट आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ईस्ट इंडिया, हरिहरपुर। ये आपका कहाँ पर है? बालासोर, उड़ीसा। बालासोर, उड़ीसा। ये कब लगी थी? 1633 में। तो व्हेन हैड वास्को डी गामा कम टू इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम? ये आपका हो जाएगा 1502। और उसके बाद ब्रिटिश ने हरिहरपुर या बालासुर उड़ीसा में अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? ये लगाई थी 1633 में। अगला क्वेश्चन है 33। अल्फांसो दी अल्बुकर्क को वायसराय कब बनाया गया था? तो ये आपका 1509 में वायसराय बना था, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 1510 का टाइमलाइन आपको याद रखना होगा कि 1510 में क्या हुआ था। तो एक पुर्तगीज की मैं टाइमलाइन ही आपको पूरी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1498, 1498, अभी मैंने बताया कि यहाँ पर वास्को डी गामा आ गया इंडिया में। उसके बाद 1498 के बाद 1503 में पहला पोर्टुगीज फोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था कोच्चिन में, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पोर्चुगीज पोर्ट इन कोच्चिन, ठीक है, जिसको कोच्चि पोर्ट भी कहा जाता था। उसके बाद आपका 1505, आप कह सकते हैं 1505 में सेकेंड पोर्ट इस्टेब्लिश किया गया इनका, कैंडनूर में, है ना। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन 1509 में आप देखिए, आप कह सकते हैं कि एक कंबाइन युद्ध हुआ था पोर्चुगीज़ के साथ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें इजिप्ट, अरब ट्रेडर्स, है ना, जो कि जमोरिन को भड़का रहे थे पुर्तगालियों के खिलाफ, है ना, उन लोगों ने एक साथ मिलकर पुर्तगालियों से लड़ा था। और उस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ दियू, जिसमें पुर्तगालियों की जीत हुई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1510 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्चर ऑफ गोवा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गोवा को कैप्चर कौन करता है 1510 में? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो अगर आपको ये पता होता कि गोवा को 1510 में कैप्चर अल्फांसो दी अल्बुकर्क करता है, तो 1509 में कौन था? अल्बुकर्क ही तो था, ठीक है। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में कब स्थापित किया? तो अभी मैंने आपको बताया था, जो सेकेंड पोर्ट था कन्नूर में, वो 1505 में स्टेब्लिश किया। पहला पोर्ट 1503 में, सेकेंड पोर्ट 1505 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका है 34, है ना। ये जो आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग को ज़्यादातर तो पता रहता है किसके बारे में? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर के जो ट्रेडिशनल लीडर्स थे। जैसे दिल्ली आपका बहादुर शाह थे, है ना, दिल्ली में आपके बहादुर शाह थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, कानपुर में आपके नाना साहेब थे। उसके बाद फ्रेंड झांसी और ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर तात्या टोपे थे, बरेली में आपके खान बहादुर खान थे, इलाहाबाद में आपके मौलवी लियाकत अली थे, बिहार में आपके कुंवर सिंह थे। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा आप, ये हैं आपके, देखिए, नारायण सिंह। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, लेकिन याद रखिएगा नारायण सिंह आपके रायपुर के हैं, कदम सिंह आपके मेरठ के हैं, लियाकत अली भी अभी मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद और बनारस से रिलेटेड है, मौलवी लियाकत अली, लेकिन इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। तात्या टोपे झांसी, ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना। झांसी से आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं, और ग्वालियर से थे आपके तात्या टोपे, ग्वालियर से, ठीक है। तात्या टोपे आपके ग्वालियर से थे। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, इनके नाम आप याद रखना। कदम सिंह आपके मेरठ से थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कोल विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह, है ना, कोल विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड, जो कोल विद्रोह था ये आपका शुरू हो गया था 1831 से लेकर के, मतलब 1827 से 1831 तक ये चला था, लेकिन इसमें हम लोग 1831 में के साथ जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही डेट लिखी हुई है, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपको मिल गया, तो दोनों ही आंसर मिल गए, लेकिन आपको याद रखना होगा पहाड़िया विद्रोह के बारे में भी, ठीक है। 1772 से ये स्टार्ट हुआ था। कोल रिबिलियन के अगर लीडर की बात की जाए तो ये आपके बुद्धा भगत थे, बुद्धा भगत, ठीक है। कोल विद्रोह किसके अंडर में हुआ था? तो बुद्धा भगत के अंडर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36।
बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो हॉलैंड समिति और निकोलसन समिति का गठन कब कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो हॉलैंड समिति थी, है ना, एक थॉमस हॉलैंड नाम का व्यक्ति था, अंग्रेज था, उसी का, वही इसका चेयरमैन था, इसीलिए उसी के नाम पर इसे हॉलैंड समिति कहा जाता था। किसके नाम पर? थॉमस हॉलैंड। ठीक है। तो ये थॉमस हॉलैंड जो कमेटी थी क्यों बनाई गई थी? जो इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन था, इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन, वो इन्हीं के रिकमेंडेशन से बाद में बनाया गया था। तो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ये था। कब लाया गया था? 1916 में, ध्यान रखिएगा। अब 1916 आपका सारे ऑप्शंस में दिख रहा है। तो हॉलैंड वाला तो आपको क्लियर है। अब आपको बताना है निकोलसन कमेटी जो थी ये क्या थी। तो निकोलसन कमेटी का एक और नाम था, इसको फेमाइन कमीशन भी कहा जाता था। फेमाइन कमीशन, फेमाइन कमीशन, फेमाइन मतलब क्या होता है? सूखा पड़ना, है ना। तो जो सूखा पड़ जाता था या इन चीज़ों की जांच के लिए आपका निकोलसन कमेटी थी, और ये आपकी गठित की गई थी 1892 में। तो सारे ही ऑप्शन इसमें सेम दिए गए हैं, अलग क्वेश्चन का एरर है। इसका सही आंसर क्या होगा? 1916 से लेकर के 1892, मतलब 1916 में आपकी हॉलैंड कमेटी थी और 1892 में आपकी निकोलसन कमेटी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाय हुम वॉज द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म्ड? और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाय हुम वॉज द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी इज फॉर्म्ड? ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए थे, रास बिहारी बोस, सूर्यसेन चापेकर बंधु, चंद्रशेखर आजाद सावरकर, बाल गंगाधर तिलक और अनिल राय। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा? जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस लीग था, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है। जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है इसकी स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। और जो आपके रास बिहारी बोस हैं वो और किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जो रास बिहारी बोस थे ये आपके गदर पार्टी जो है आपकी, है ना, हम लोग पढ़ते हैं गदर पार्टी, लाला हरदयाल वाली 1915 में, तो उससे भी रिलेटेड थे रास बिहारी बोस। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई कब थी? तो 1920 से लेकर के 1940 के बीच में। ठीक है। 1920 से लेकर के 1940 के बीच में। उसके बाद फ्रेंड्स अगर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की बात की जाए तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्यसेन के द्वारा की गई थी। ठीक है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्यसेन के द्वारा की गई थी। और आप इसमें कह सकते हैं कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो उसमें अनुशीलन समिति का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अनुशीलन समिति की स्थापना में किसका योगदान है। ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना में किसका योगदान है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसे बताइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, बेराइट और गार्नेट खनिजों के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया ग्लोबली इन द प्रोडक्शन ऑफ बायराइट एंड गार्नेट मिनरल्स? तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है, तीसरा, चौथा ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। सही जवाब है इसका दूसरा और चौथा। ध्यान रखिएगा, बेराइट में दूसरा स्थान है और गार्नेट में आपका चौथा स्थान है इंडिया का। तो इंपॉर्टेंट है ये, मतलब विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक, एग्जाम में पूछा सकता है। बायराइट के अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर इंडिया का दूसरा स्थान है और गार्नेट मिनरल जो होता है इसमें इंडिया का चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, पोटास और कोयला के उत्पादन में। तो ये कुछ अब देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, इनको एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा। पोटास और कोयला के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पोटास के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है और कोयला के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टमाटर, शकरकंद और प्याज के उत्पादन में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले प्रथम स्थान पर हैं? तो टमाटर आपका फ्रेंड्स मैनपुरी से आता है, जो आपका शकरकंद है वो एटा के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो प्याज है उसके लिए आप कह सकते हैं फतेहपुर, है ना, फेमस है। तो मैनपुरी आपका टमाटर, एटा शकरकंद और फतेहपुर आपका प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम बताइए। दक्षिणी बिंदु का नाम तो आप सभी को पता है, इंदिरा पॉइंट है ना। इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणी बिंदु है अंडमान में। तो एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं कि नेम ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ म्यांमार, कि निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इंदिरा पॉइंट वाला ऑप्शन आप हटा दीजिए क्योंकि वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना। यहाँ पर पूछा गया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इंदिरा कुल, मिजोरम और मेघालय। तो
यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो जो मेघालय है ना, मेघालय म्यांमार के साथ कोई भी बाउंड्री नहीं बनाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो ए वाला भी एलिमिनेट हो गया। सी आ गया इंदिरा कोल, ये आपका इंदिरा कोल जो है ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, और जो मेघालय है ये आपका म्यांमार के साथ कोई सीमा नहीं बनाता है, इट डजंट शेयर इट्स बाउंड्री विद द म्यांमार। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड कहाँ अवस्थित है ना? प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड कहाँ पर अवस्थित है? और दूसरा क्वेश्चन है गडजात की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? वेयर इज द फेमस हिल स्टेशन यारकड लोकेटेड एंड वेयर इज द हिल्स ऑफ गडजात लोकेटेड? दो क्वेश्चन थे, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ये अभी करंट में भी था। जो यारकॉड है ध्यान रखिएगा ये तमिलनाडु में है, ठीक है। शेवरॉय हिल्स हैं, शेवरॉय हिल्स तमिलनाडु में, ये किसके पार्ट है? ये आपके ईस्टर्न घाट के पार्ट है ना, जो पूर्वी घाट है उसके पार्ट है, तो वहीं पर आपका यारकॉड हिल स्टेशन मौजूद है और तमिलनाडु में। और जो आपका गरजात की पहाड़ियाँ हैं ये आपकी उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो उत्कल प्लेन्स हैं एक्चुअली, है ना, उत्कल प्लेन्स से लेकर के जो छोटा नागपुर प्लेटू है, उत्कल प्लेन से लेकर के छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ तक आपकी ये गरजात की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। तो मेनली ये कहाँ पर हैं? ये आपकी हैं उड़ीसा में माउंटेन्स, ठीक है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, तमिलनाडु और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है 43। सांगली घाटी और नीलांग घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स जो सांगली घाटी है ये आपकी है हिमाचल प्रदेश में, है ना, किन्नौर वैली है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर आपकी सांगली घाटी है। और जो नीलांग घाटी है ध्यान रखिएगा ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, किन्नौर और उत्तरकाशी। किन्नौर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तरकाशी आपका उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 44 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले को लासा तिब्बत से जोड़ता है और लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? दो क्वेश्चन थे यहाँ पर, एक इंग्लिश में पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट द ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट विद लासा तिब्बत? इन विच स्टेट इज द लिपुलेख पास लोकेटेड? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो सिक्किम को लासा से कौन सा दर्रा जोड़ता है या कौन सा पास जोड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा जेलप, है ना। जेलपला जो दर्रा है या फिर जो जेलपला पास है ये आपका सिक्किम जिले को लासा तिब्बत से जोड़ता है, और जो लिपुलेख दर्रा है ध्यान रखिएगा ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, इसको आप लोग एज इट इज याद कर लीजिए। भारत का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप कौन सा है? देखिए, है ना। और पीरम द्वीप कहाँ पर स्थित है? द्वीप के बारे में दो क्वेश्चन है यहाँ पर। नेम द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड इन इंडिया, और वेयर इज द पीरम आइलैंड लोकेटेड? दो क्वेश्चन थे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो सालसत्ते द्वीप है ना, इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप जाएं तो जो सालसत्ते द्वीप है, और वैसे भी इंडिया में अगर पूछा है कि डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड कौन सा है तो आपका सालसते आइलैंड ही है। क्यों? क्योंकि ये आपका मुंबई को भी कंटेन करता है, ध्यान रखिएगा। सालसते जो द्वीप है ये आपका महाराष्ट्र, इसी के साउथ ईस्ट में आप देखेंगे तो ट्रॉम्बे आइलैंड है ना, मुंबई और थाने, तो मुंबई टोटल 7 आइलैंड से मिलकर के बना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका सालसते द्वीप हो जाएगा जो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है। और पीरम द्वीप अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो फ्रेंड्स पीरम द्वीप आपका खंबत की खाड़ी में है। अब खंबत और कच्छ की खाड़ी से कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। अगर ये इंडिया है आपका, तो जो ऊपर है ना, दो आपको पोजीशन दिख रही है, जो नीचे वाला है ये आपकी खंबत की खाड़ी है ना, और ये जो ऊपर वाला है ये आपका है गल्फ ऑफ कच्छ, और इसके ऊपर आप चले जाएंगे तो ये आपका रन ऑफ कच्छ है ना। तो मैप आपको दिमाग में रखना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सालसते, सालसेट भी कह सकते हैं, सालसते भी कह सकते हैं, और खंबात की खाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। तुलबुल परियोजना और टिहरी बांध परियोजना किन नदियों पर स्थित है? ऑन विच रिवर्स आर द तुलबुल प्रोजेक्ट्स एंड द टिहरी डैम प्रोजेक्ट सिचुएटेड? तो 46 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, झेलम रिवर पे आपकी तुलबुल जो परियोजना है वो स्थित है ना। और जो टिहरी डैम है ये आपका भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा आपस में देवप्रयाग में जब मिलती हैं तभी इसे गंगा बोला जाता है, वहीं से ध्यान रखिएगा, है ना। भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद आगे बढ़ती हैं तो उसे गंगा बोला जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड
और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई? व्हेन वर द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एस्टेब्लिश? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989। जो भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड है ना, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपकी 1989 में स्थापित की गई। और जो आपकी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, जिसको हम लोग गेल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपकी कब स्थापित हुई थी? ये आपकी 1984 में स्थापित हुई थी। तो गेल की स्थापना 1984 में की गई थी और जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो और दूसरा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? by whom is administered the oath of office to the governor and by whom it is administered to the oath of office of chief minister? तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम फ्रेंड्स उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो वो आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, है ना। जो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री है उसको शपथ कौन दिलाएगा? उसको आपका चीफ मिनिस्टर को शपथ गवर्नर दिलाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो राज्यपाल है वो आपका आर्टिकल 153 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। और वहीं पर अगर आप मुख्यमंत्री की बात करें, चीफ मिनिस्टर की, तो ये आपका किस आर्टिकल में दिया हुआ? आर्टिकल 161 में। 153 में आपके गवर्नर है और 161 में आपका जो चीफ मिनिस्टर वो मेंशन है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब कब अपनाया गया, है ना? व्हेन वर द नेशनल एंथम एंड द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो फ्रेंड जो नेशनल एंथम है, ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम लिया गया था। और 22 जुलाई 1947, है ना, इस दिन आप कह सकते हैं तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको अपनाया गया था। ठीक है, जो ट्राई कलर होता है हमारा तिरंगा। तो ये आपका 22 जुलाई 1947 को लिया गया था। और जो आपका राष्ट्रीय गान है या फिर जो नेशनल एंथम है ना, जनगण मन, इसको लिया गया था 24 जनवरी 1950 में। और ये किसने गाया था राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रोविजंस रिलेटेड टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रोविजंस रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फॉर द स्टेट हैव बीन गिवन? है ना, मतलब किस पार्ट में राज्यों के लिए अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? और इसी में पहला क्वेश्चन था कि जो CAG होता है, कैग, है ना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये किस प्रावधान में दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा ए ऑप्शन। जो आपका पार्ट 5 है वो आपका बताता है CAG के बारे में। अगर आर्टिकल की बात करें तो आप सभी को पता होगा आर्टिकल 148। वहीं पर अगर हम राज्यों के लिए जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होता है ना, स्टेट्स के अंदर राज्यों के लिए जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनसे संबंधित प्रावधान आपके कहाँ लिखे हुए हैं? तो ये आपके भाग 6 में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 233 से लेकर के आर्टिकल 237 तक। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 237 तक, 33 से लेकर के 233 से 237 तक के जो प्रावधान है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताते हैं। और वहीं पर आर्टिकल 148 आपका CAG के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। संविधान की कौन सी अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया जाता है? संविधान की कौन सी अनुसूची द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन को निर्दिष्ट किया जाता है? ठीक है, इंग्लिश में एक बार पढ़ देते हैं। बाय which schedule of the constitution the power, authority and responsibilities of the municipalities are specified? और दूसरा क्वेश्चन है by which schedule of the constitution the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories are specified? तो allocation of seats in the Rajya Sabha किस शेड्यूल में है? ये आपका 4th शेड्यूल में है ना। सारे ऑप्शन चले गए, एक ही बचा 12th एंड 4th। लेकिन हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां हैं, है ना, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, ये कहाँ पर लिखे हुए हैं? ये आपके लिखे हैं 12th शेड्यूल में। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी की बात 12th शेड्यूल करता है और जो पंचायती राज है उसकी बात आपका 11th शेड्यूल करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? C। ध्यान रखिएगा, जो 12वीं और 4थी अनुसूची है। ठीक है, और 12वीं जो अनुसूची है वो आपकी कौन से संविधान संशोधन से ली गई है? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये आपकी जोड़ी गई है,
जो आपकी शेड्यूल है। और अगर ईयर पूछा जाए तो ये आपका 1992 में है, लाया गया था अमेंडमेंट, लेकिन इफेक्ट में कब आया था? 1993 में। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार ईयर भी पूछ लिया जाता है। तो जो आपकी 12वीं अनुसूची है या फिर जो आपकी 11वीं अनुसूची है, पंचायती राज या फिर म्यूनसिपलिटी, ये लाए कब गए थे? ये लाए गए थे 1992 में, दोनों ही लाए गए थे, लेकिन इफेक्ट में कब आए थे? 1993 में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और समवर्ती सूची को किन देशों के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड पूछ रहा है कि फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्टिकल 368, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब आपका 7th शेड्यूल, या फिर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 246 है ना। कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपका 7th शेड्यूल है, इट इज नथिंग बट द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 246, आर्टिकल 246। ठीक है, तो जो आपका फ्रेंड्स प्रोसीजर फॉर द टू द अमेंडमेंट, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, साउथ अफ्रीका। और जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। किस संशोधन अधिनियम द्वारा त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? एंड किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई है? बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द अरेंजमेंट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एसटीज in the Legislative Assembly of Tripura have been done, and by which amendment act the strength of the Goa Legislative Assembly at a minimum of 30 members have been fixed। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये गोवा वाला, तो विशेष आप लोग याद रखिएगा कि 30 मेंबर फिक्स किया गया है गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में, मिनिमम नंबर। ये किस अमेंडमेंट से किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 56वां संशोधन अधिनियम जो था 1987 का, है ना, 56th अमेंडमेंट एक्ट 1987, इसके द्वारा जो गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो मिनिमम नंबर्स हैं वो 30 से कम नहीं होने चाहिए, ये बात फिक्स की गई है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि एलोकेशन ऑफ या रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एसटीज इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ त्रिपुरा, ये कहाँ से लिया गया? तो ये आपका 72nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वहाँ से लिया गया, 72वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। अस्पृश्यता का अंत और कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध से संबंधित सही विकल्प चयन कीजिए, है ना। तो बहुत ईजी है, आपसे पूछा जा रहा है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 17 आपका अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बताता है, अनुच्छेद 17। और जो आर्टिकल 24 है ना, इट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, बेसिकली हजार्डस इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? और पूछा जा रहा है कि इस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में जुरिडिक्शन एरिया में, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में कौन कौन से राज्य आते हैं? ठीक है, तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था, और इसके जुरिडिक्शन में आपका असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी कहाँ पर है? तो असम में है, तो असम तो आएगा ही। नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश असम के अलावा ये भी आते हैं। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भारत के कौन से राज्य सुपारी और बाजरा के क्रमशः उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं? तो फ्रेंड्स, सुपारी के उत्पादन में आई होप आप सभी को पता होगा कर्नाटक है, और बाजरा के उत्पादन में आपका राजस्थान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपका आर्केनेट है ना, आर्केनेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन है? कर्नाटक है, और जो मिलेट है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। उत्तर प्रदेश में वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान, है ना, और राष्ट्रीय मवेशी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मवेशी अनुसंधान केंद्र आई होप आप सभी को पता होगा, ये आपका है मेरठ में। ठीक है, और जो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान है ये नोएडा में है, मतलब वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये आपका नोएडा में है। और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल्स है ये आपका मेरठ में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी, नोएडा एंड मेरठ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र, उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश में टेराकोटा के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका गोरखपुर में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। सहरिया जनजाति और बैगा जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है, ये कहाँ पर उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? सहरिया आपकी पाई जाती है ललितपुर में, और जो बैगा है वो आपकी सोनभद्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान एस्टेब्लिश्ड एंड वेयर वाज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी एस्टेब्लिश्ड? तो केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल की स्थापना कहाँ की गई, और उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान की स्थापना कहाँ कब की गई? सॉरी, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा
जो आपकी उत्तर प्रदेश की संस्कृत संस्थान थी 1976 में बनाई गई थी। और जो केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये आपकी आगरा में हुई थी, उत्तर प्रदेश में ही, आगरा में। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, सरधाना महोत्सव और कजरी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? तो सरधाना आपका मेरठ में आयोजित किया जाता है और जो कजरी है ये आपकी मिर्जापुर में होती है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश में मनकापुर मेला और देवीपाटन मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बिल्कुल फैक्चुअल है, मनकापुर आपका कानपुर में और जो देवीपाटन मेला है आपका बलरामपुर में। ठीक है, तो कानपुर में आपका कौन सा मेला है? मनकापुर मेला है, और देवीपाटन मेला आपका बलरामपुर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स से जो न्यूजीलैंड है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो 2020 का था उसमें पहला स्थान पर था, और भारत का 63वां स्थान था, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड फर्स्ट पोजीशन पे था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, और जो भारत का था स्थान था वो था आपका 63वां स्थान। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, भारत औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम और भारत औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक फॉर इंडिया ये कब स्टेब्लिश किया गया था? दोनों। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा डी, 1955 और 1985। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से आयकर छूटों की समीक्षा और कर की नैतिक नीति की समीक्षा के लिए कौन सी समितियां गठन की गई? तो फ्रेंड जो रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एग्जाम्पशन है या फिर रिव्यू ऑफ टैक्स पॉलिसी जो है, तो टैक्स पॉलिसी पे रिव्यू तो एनके सिंह पैनल के द्वारा किया गया था। तो जो आपकी इनकम टैक्स के ऊपर रिव्यू था वो आपका वाईवी रेड्डी कमेटी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकम टैक्स के ऊपर जो रिव्यू था वाईवी रेड्डी के द्वारा किया गया, और बाकी ये तो सभी को पता होगा कि जो टैक्स पॉलिसी रिव्यू की गई थी वो आपकी एनके सिंह कमेटी के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखिएगा कि एनके सिंह कमेटी ने ही ये आपका जो एनपीएज होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना, इनका एवोल्यूशन किया था। उसके बाद फ्रेंड्स 66 है आपका संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के मुख्यालय कहाँ पर हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा जिनेवा और पेरिस। संयुक्त राष्ट्र व्यापार की अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये आपका जिनेवा में है, और जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका पेरिस में है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपकी बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम पारित हुआ था आपका 2005 में। ठीक है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें जानबूझ के रखे गए हैं क्योंकि आपका जो एग्जाम है लोअर पीसीएस का, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जीरो हंगर कार्यक्रम ये आपका 16 अक्टूबर 2017 में स्टार्ट हुआ था, और जो सुरक्षित शहर योजना है ये आपका 22 नवंबर 2017 में स्टार्ट हुआ था। सेफ सिटी प्रोजेक्ट 22 नवंबर 2017 और जीरो हंगर प्रोग्राम 16 अक्टूबर 2017। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिड डेक्स और टीएमएक्स ग्रुप, है ना, मिड डेक्स और टीएमएक्स ग्रुप ये एक्चुअली आपके शेयर प्राइस इंडेक्स हैं। ये कहाँ के हैं? तो मिड डेक्स जो है आपका जर्मनी का है, और जो टीएमएक्स ग्रुप है ये आपका कनाडा का है। ठीक है, सही आप आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। 70th क्वेश्चन है आपका 27 दिसंबर 2020 को साहिबजादा दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की थी? तो इसका सही जवाब जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूपी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 71 क्वेश्चन है आपका अक्षरों को मॉनिटर स्क्रीन पर वास्तविक आकार में प्रदर्शित करने के लिए किस टूल बॉक्स का यूज किया जाता है? तो जो एक्चुअल साइज टूल बॉक्स होता है इसका यूज करते हैं। और EFTS का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो जो EFTS है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन था ये। इसके बाद है निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो ये तो आपका CPU होता है ना, जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और किस टोपोलॉजी में एक मुख्य नोड से एक या एक से अधिक नोड संचार लाइनें जुड़ी होती हैं? तो ये आपकी ट्री टोपोलॉजी होती है ना। बेसिकली जो ऑफिस में कंप्यूटर्स लगे होते हैं वो ट्री टोपोलॉजी पे लगे होते हैं, ध्यान रखिएगा। 73 कौन सा नेटवर्क अनेक लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ता है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो नेटवर्क होता है ये बहुत सारे लोकल नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। और जो MDI का पूर्ण रूप क्या है? MDI का तो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट इंटरफेस, है ना, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट इंटरफेस ये MDI का पूर्ण रूप है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74
अंडू कैसे किया जाता है? तो अंडू करने के लिए CTRL प्लस जेड है ना, कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ किया जाता है अंडू करने के लिए। और अगला क्वेश्चन है, हेडर और फुटर जोड़ने के लिए आपको इंसर्ट मेनू जाना पड़ता है। ठीक है, हेडर, फुटर, डेट, या फिर अगर आप स्लाइड नंबर देना चाहें तो ये सारी चीज़ें इंसर्ट पैनल में आपको मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आप कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये जो विंडो होता है। और प्रोग्राम फाइल और फोल्डर को दिखाने वाली जो छोटी छोटी आकृतियाँ होती हैं आइकन्स कहलाती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा फोल्डर का आइकन होता है, प्रोग्राम फाइल्स का आइकन होता है। गहरी माथा समुद्र संरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी? और खिजड़िया समुद्री संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो फ्रेंड जो गहरी माथा समुद्री क्षेत्र है ना, संरक्षण क्षेत्र है, ये आपका 1997 में स्टेब्लिश किया गया था। और खिजड़िया अगर पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात में है। तो सही जवाब जाएगा इसका ए। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं और टाइम बहुत लिमिटेड है ना, इसलिए थोड़ा आप फास्ट करेंगे। 77 है आपका, एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो एग्रीकल्चर हॉर्टी सोसाइटी ऑफ इंडिया आपका अलीपुर में है। अलीपुर कहाँ पर है? ये आपका कोलकाता में है। उसके बाद नरेंद्र नारायण वनस्पति उद्यान, ये कहाँ पर है? तो ये आपका कूच बिहार में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका झारखंड में है। और नगजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गोरू माता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपका पश्चिम बंगाल में है गोरू माता। और जो महावीर हरीना वनस्पति वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका तेलंगाना में, महावीर हरीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका फ्रेंड्स कि कमलांग बाग आरक्षित क्षेत्र और सतकोसिया बाग आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ पर है? तो कमलांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है और जो सतकोसिया ये आपका उड़ीसा में है। सतकोसिया नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके अंदर से महानदी रिवर 7 कोस तक बहती है, 7 माइल्स तक, ध्यान रखिएगा महानदी रिवर 7 माइल तक स्ट्रेच है इस पार्क के अंदर, इसीलिए इसको सतकोसिया बोला जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो कमलांग है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा और जो सतकोसिया है ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 11 जनवरी 2010 और 1998। ठीक है, आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट है ये आपका इस्टेब्लिश किया जा रहा है चेन्नई में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप है ना और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नाम की एक पुस्तक जारी की गई है। तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? ये आपकी थावरचंद गहलोत, नाम याद रखिएगा, थावरचंद गहलोत की पुस्तक का क्या नाम है? सुगम्य भारत ऐप्स और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में किस देश की नौसेना ने लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को आयोजित किया? तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन जो है ये आपका अमेरिकी नौसेना के साथ जो इंडियन नेवी है उसका एक जॉइंट आप कह सकते हैं मैरीटाइम एक्सरसाइज था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, अमेरिकी नौसेना। ठीक है, अमेरिकन नेवी। 85 आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ पुणे के अगरकर अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसकी एक नई किस्म विकसित की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन की एक नई ब्रीड या वैरायटी विकसित की गई है विद द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट ऑफ अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे हैव डेवलप्ड अ न्यू वैरायटी ऑफ विच, और इस वैरायटी का नाम क्या है? मैक्स 1407। मैक्स 1407 ये क्या है? ये सोयाबीन की एक वैरायटी है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं सोयाबीन की एक वैरायटी कौन सी है? मैक्स 1407। अगला है 86। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, जो भारत का लक्ष्य सूचकांक है 3.0 2020 से 21 तक, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो अभी हाल ही में जो जारी किया गया रिपोर्ट, उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है या उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में आता है? तो ध्यान रखिएगा जो यूपी है ये आपका परफॉर्मर लिस्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद बहु प्रतिष्ठित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? वेयर विल बी द मच अवेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर सेटअप? सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स पटना। ध्यान रखिएगा जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है आपका पटना में स्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य से GI टैग प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा गुजरात।
इंग्लिश में एक बार पढ़ देते हैं। द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड भालिया वैरायटी ऑफ व्हीट वाज एक्सपोर्टेड इन जुलाई 2021 टू केन्या एंड श्रीलंका फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है? और तो इसका सही अभी हाल ही में फ्रेंड्स आकाश के ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ विच मिसाइल सिस्टम एंड क्रिएट्स अ कमेटी फॉर द फास्टर अप्रूवल ऑफ एक्सपोर्ट्स। मोर देन 96% ऑफ दिस मिसाइल हैज बीन इंडिजनाइज, मतलब इंडिजिनस बेसिस पे बना हुआ है। 96% ज़्यादा इंडियंस ने इसे बनाया है। ये आपके आकाश मिसाइल है। ठीक है, उद्योग मंथन वेबिनार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है उद्योग मंथन का आयोजन 4 जनवरी से 2 मार्च 2021 तक वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ठीक है, उद्योग मंथन। उसके बाद श्री पीयूष गोयल, ये आपके मिनिस्टर फॉर द कॉमर्स इंडस्ट्री हैं, इन्होंने इसको चेयर किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 21 सितंबर 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो शेपिंग पीस टुगेदर, ध्यान रखिएगा, शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 जारी किया गया है ना, उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो उसमें इंडिया की रैंकिंग है 116वीं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 पे आ जाते हैं। 92 है आपका, हाल ही में किसे डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्गरेट एटवुड, है ना, एटनवुड भी आप कह सकते हैं। और किस देश के द्वारा ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक आयोजित की गई? तो ये आपका रशिया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने समुद्र के प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करके सबसे पहला कंप्यूटर विकसित किया? तो ये आपका HP है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, HP। हाल ही में रॉकेटरी नामक एक फिल्म के ट्रेलर के कारण चर्चा में रही नब्बी नारायणन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपकी वैज्ञानिक थी। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थी, ध्यान रखिएगा, जो नब्बी नारायण थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 ऑप्शन दिए, कथन दिए गए हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 को अधिसूचित कर दिया है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखिएगा, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, और फैक्चुअल को ये स्टेटमेंट है तो एग्जाम में पूछा सकता है ना, यूपी पीसीएस में तो खास तरीके से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 2021 के वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सीरीज की लिस्ट में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो ये आपका ऑकलैंड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। 97 है आपका, किस राज्य के मत्स्य विभाग ने मछुआरों की सुरक्षा के संदर्भ में अध्ययन एवं करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मत्स्य पालन विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक P सहदेवन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो मछुआरों के लिए उनकी सुरक्षा को लेकर के कहाँ पर समिति गठित की गई है? P सहदेवन की अध्यक्षता में, ये आपका केरला। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, केरला। 98 है आपका फ्रेंड्स, अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना ये केरल से रिलेटेड है। मछुआरों की सुरक्षा की बात कहाँ की जा रही है ना, कहाँ पर कमेटी बैठाई जा रही है? वो भी आंसर क्या होगा? केरल होगा। हाल ही में कौन सा राज्य बिजली क्षेत्र सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, जबकि पहला राज्य मध्य प्रदेश है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र में सुधार, आप कह सकते हैं कि सेकेंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, है ना, पावर सेक्टर रिफॉर्म मध्य प्रदेश के बाद अब आंध्र प्रदेश में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। नीचे लिखे गए कृषि विश्वविद्यालयों में से किसे विशेष विश्वविद्यालयों की श्रेणी में चांसलर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो जो केरल कृषि विद्यालय है ना, केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसे आप कह सकते हैं चांसलर अवार्ड 2020 के लिए एक स्पेशल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 101। हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो ये आपका स्टेथोस्कोप होता है, और जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी होती है उसको ओडोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। एक समुद्री मील में कितने मीटर होते हैं?
तो एक समुद्री मील में आपके 1852 मीटर होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1 मीट्रिक टन में कितने ग्राम होते हैं? डी ऑप्शन इसका सही होगा। यंग मॉडुलस के बारे में क्वेश्चन है। यंग प्रत्यस्थता गुणांक को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो आपको पता है कि रबड़, नायलॉन, लकड़ी और अस्थि, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, डायनमो और रडार के आविष्कारकों का नाम बताइए। तो जो डायनमो का आविष्कार है वो आपका माइकल फैराडे के द्वारा किया गया, और जो रडार है ये आपका रॉबर्ट वाटरसन के द्वारा, है ना, आविष्कारित किया गया था। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन का निगमन सूत्र क्या होगा? तो मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ आपका, ए ऑप्शन सही है, करेक्ट है। आप इसको देखिएगा, अगर आपसे ना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नील्स बोर को किस कार्य के लिए 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस वैज्ञानिक ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी? जो नील्स बोर थे, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, परमाणु की संरचना का सिद्धांत इन्होंने दिया था, है ना। और किस वैज्ञानिक ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी? तो कॉल डेविस एंडरसन, इनके द्वारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 107, अधिक ठंड पड़ने के कारण मशीनों के पुर्जे जाम क्यों होने लगते हैं, इसका कारण बताना है। और फ्रेंड्स का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, स्नेहक की श्यानता का बढ़ना और ससंजक बल, ठीक है। जब अधिक ठंड पड़ता है तो मशीनों में जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है। विस्कोसिटी इंक्रीज करने से कारण जो कोहेसिव फोर्स होता है ना, जो कोहेसिव फोर्स होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण मशीन जाम होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, किसी वस्तु की मात्रा बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? मतलब अगर कोई वस्तु है उसकी क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेगी तो क्या नहीं बदलेगा, है ना। तो जो घनत्व होता है फ्रेंड्स, डेंसिटी, वो नहीं बदलती है, ध्यान रखिएगा। और व्हेन स्नो मेल्ट्स इट्स वॉल्यूम इज, तो अगर बर्फ पिघलती है तो इसका जो आयतन होता है वो घटता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 109, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ताप, ठीक है। और ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है आपका केल्विन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितने कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है? तो ये आपका 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है पानी की विशिष्ट ऊष्मा। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मतलब हुआ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। और आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो ये आपकी टेम्परेचर या ताप पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 111 है, जल का घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो डेंसिटी होती है वाटर की वह मैक्सिमम होती है। और सूर्य से जो प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक आती है तो वो आपकी विकिरण विधि या रेडिएशन विधि के द्वारा आती है, जिसे सोलर इंसोलेशन या फिर इनकमिंग सोलर रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 था आपके, सबसे कम तरंगदैर्घ्य या फिर कब से आप सबसे कह सकते हैं सबसे कम वेवलेंथ किस प्रकाश के अंदर होती है? तो आप लिख लीजिए विबग्योर, है ना। तो बीच में आपका ग्रीन कलर होता है, ठीक है। और सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वो वायलेट का होता है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी और हरा रंग, क्योंकि इसमें अगला क्वेश्चन था कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि विबग्योर में बीच में क्या है, ग्रीन है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 113, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में आपकी ब्यूटेन गैस का यूज होता है, ठीक है। और पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये नाइट्रेट की फॉर्म्स में पौधे ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, फोटोग्राफी में किस अम्ल का यूज होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड यूज होता है। और जो क्लोव होता है या फिर लौंग का तेल होता है उसका मुख्य संगठक या घटक क्या होता है? ये आपका यूजिनॉल होता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 115, किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल होता है। और बायोटीन आपका विटामिन B7 होता है, याद कर लीजिए। तो विटामिन B7 का एक और नाम होता है जिसे हम लोग विटामिन एच कहते हैं, ठीक है। विटामिन एच भी B7 को ही बोला जाता है। इसकी कमी से स्किन डिजीज होते हैं। मच्छर भगाने का जो कॉयल होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट जो कॉयल्स होते हैं, उनको किसका यूज़ करके बनाया जाता है? तो पैरिथ्रिन होता है, ठीक है। तो पैरिथ्रिन आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है। पैरिथ्रिन का यूज़ किया जाता है मॉस्किटो रिपेलेंट कॉयल में। और सैलिसिलिक एसिड जो होता है इसका यूज़ किया जाता है दर्द निवारक या एंटीपायरेटिक के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 आपका, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो फ्रेंड जो कार्नेलाइट होता है पोटेशियम का और होता है। और जो आपका जिप्सम है इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4
2H2O, तो जिप्सम आपका कैल्शियम का एस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, मिथाइल एल्कोहल और कार्बामाइड के रासायनिक नाम बताने हैं। तो मिथाइल एल्कोहल जो होता है आपका वुड स्पिरिट होता है, और जो कार्बामाइड होता है इसे हम लोग यूरिया भी कहते हैं। रस्सी बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो रस्सी बनाने के लिए फ्रेंड्स नायलॉन 6 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो टॉयज़ होते हैं खिलौने, ये आपके पॉलीस्टाइरीन से बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, वो आपके पॉलीस्टाइरीन के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 120, सोडियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट कांच को कौन सा रंग प्रदान करते हैं? तो सोडियम क्रोमेट आपका हरा रंग देता है, और जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है वो हरा और पीला का मिक्सचर देता है, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड किसके मुख्य अवयव हैं? तो ये कोल गैस के मुख्य अवयव होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। जेट इंजन के रूप में निम्न में से किस संघटक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो केरोसिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि खोई का ऊष्मीमान कितना है, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू कितना है बगासी का? बगासी आपका शुगर केन का आप कह सकते हैं रेजिडिव प्रोडक्ट होता है बगासी, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है ईंधन के रूप में, लेकिन ये लिक्विड ईंधन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 2200 कैलोरी पर केजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है आपका, किस सौंदर्य प्रसाधन को बनाने के लिए मर्क्यूरिक सल्फाइड, रेड एलेड और मिनियम का यूज़ किया जाता है? तो सिंदूर जो होता है फ्रेंड्स, वर्मिलियन इसको बोला जाता है, वर्मिलियन, ठीक है, सिंदूर, उसको बनाने के लिए मर्क्यूरिक सल्फाइड, रेड एलेड और मिनियम का यूज़ किया जाता है। विद्युत बल्ब को फ्लिंट ग्लास से बनाया जाता है, और जो लेंस होते हैं चश्मों के, उनको क्राउन ग्लास का यूज़ करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से किसका उपयोग एरोसॉल प्रोडोदक, मतलब जो एरोसॉल प्रोपेलेंट होते हैं उसके रूप में कहता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है आपका, तेल के कुओं का अध्ययन और पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने के लिए कौन से रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड टू स्टडी ऑयल वेल्स एंड डिटेक्ट लीकेज इन पाइपलाइंस? तो सोडियम 24 होता है, सोडियम 24 का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 है आपका, रुई तथा जूट क्रमशः किस कुल के पौधे हैं? तो रुई और जूट जो होते हैं आपके मालवेसी, और रूट जो रुई है ये आपका मालवेसी समूह का है, और जो जूट है ना, जिसको हम लोग जूट बोलते हैं मिलेट, तो ये सॉरी जो जूट होता है ये आपका टिलियेसी ग्रुप का होता है, ठीक है, फाइबर होता है ये एक तरह का। 128, किस विटामिन की कमी से त्वचा के रोग होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन एच होता है, बायोटीन, विटामिन B7 है ना, उसकी कमी से त्वचा के रोग होते हैं। और विटामिन ए जो होता है इसको आप इन्फेक्शन, मतलब कह सकते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है, ठीक है, संक्रमण रोधी विटामिन, विटामिन ए होता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, फाइलेरिया कृमि किस संघ से संबंधित होता है? तो फ्रेंड जो फाइलेरिया कृमि होता है ये आपका एस्के मिल्थिनिज है ना, जो फैमिली होती है उससे रिलेटेड होता है। और इसी में अगला क्वेश्चन था कि कौन सा जंतु इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित है? तो ये आपका स्टारफिश, जो स्टारफिश होता है ये आपका इकाइनोडर्मेटा संघ कह सकते हैं फैमिली का, ग्रुप का, समूह का मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 130 है, गेहूं की किस प्रजाति से ब्रेड और बिस्किट बनाया जाता है? तो ये आपका सॉफ्ट व्हीट होता है या पिसिया गेहूं, ठीक है। चावल में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, आयरन के बजाय ये मैग्नीशियम होना चाहिए, Mg, ठीक है। तो चावल में मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन का 0.3 to 0.4% मात्रा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 है, मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोसरीन ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन की? तो ये आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, थायराइड ग्लैंड, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर इंडोसरीन ग्लैंड होती है। और निम्न में से कौन सा आंतरिक अंग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? तो जो ये लीवर होता है, यकृत है ना, वो आपका अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, जरा दृष्टिता मतलब प्रेसबायोपिया के को दूर करने के लिए कैसे लेंसेज यूज किए जाते हैं? तो द्विफोकसी लेंस होते हैं, बाईफोकल लेंस, ठीक है। मोतियाबिंद में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? जो आई लेंस होता है फ्रेंड्स, नेत्र लेंस, ये मोतियाबिंद में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 133 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है? एथलीट फुट जो है आपका, ये आपका वायरस जनित नहीं होता है, बाकी सेफिलिस, मिसल्स और हर्प्स ये सारे ही वायरस जनित रोग हैं। श्वसन के द्वारा बाहर निकाली गई वायु में
कार्बन की मात्रा का प्रतिशत कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये आपका 4% होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 पे आ जाते हैं। उभयचरों, सरीसृपों और घास से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी रिलेटेड टू एम्फीबियंस रेप्टाइल्स। तो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स आपके हर्पेटोलॉजी में आ जाएंगे, और जो ग्रासेज है आपका एग्रेस्टोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो लाइपेज जो है फ्रेंड्स, ये आपका पाचक एंजाइम नहीं है, ठीक है। लाइपेज आपका पाचक एंजाइम नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि लार की सहायता से पच जाता है कौन इनमें से? तो जो फ्रेंड्स स्टार्च होता है, लार में आपका एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग एमाइलेज बोलते हैं, है ना। तो ये आपका स्टार्च के डिसइंटीग्रेशन में मदद करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 136। जिबरेलिन पादप हार्मोन की खोज किसने की थी? तो कुरुसोवा के द्वारा की गई थी जिबरेलिन पादप हार्मोन की खोज। और ईईजी जांच आपका ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। किस ग्रंथि को तीसरी नेत्र कहा जाता है? तो जो आपकी पिनियल ग्रंथि होती है, पिनियल ग्लैंड, ये ब्रेन में ही पाई जाती है, पी के आकार की होती है। और अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट वगैरह के द्वारा नहीं खोजा गया है ना। ये माना जाता है और स्टडी में पता लगा है कि जो पिनियल ग्लैंड होती है, कहीं ना कहीं वो जो मेलेटोनिन रिलीज किया जाता है ब्रेन के द्वारा, उसको, या फिर आप कह सकते हैं उसके रिलीज को कंट्रोल करती है, ठीक है। और कौन से दांत भोजन पीसने के कार्य में आते हैं? तो ये आपके प्री मोलर्स जो होते हैं वो, या आप रदनक कह सकते हैं, है ना, इनसे भोजन पीसा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का स्वघाती थैली कहा जाता है? सुसाइड बैग। तो ये आपका लाइसोसोम होता है। और डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? तो यूरेसिल जो होता है ये आपका अनुपस्थित होता है डीएनए में। अब यहाँ से फ्रेंड्स मैथ स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, मैं आपको मैथ्स में ट्रिक बताता चला जाऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार सॉल्व करना, अगर नहीं लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लगेगा PRT/100, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक पार्क में कुछ लड़के कुछ लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या का वर्ग, लड़कियों की संख्या का वर्ग मान लेते हैं, गर्ल्स की संख्या का जो वर्ग है वो जो बॉयज़ हैं उनकी संख्या के वर्ग से 48 ज़्यादा है ना। तो ये बराबर हो जाएगा, अगर बॉयज़ में हम लोग 48 जोड़ दें तो यहाँ से G² - B² बराबर 48 आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधा सा एक फॉर्मूला दिख रहा था आपको, फिर से लिख देता हूँ, G² - B² बराबर 48, मतलब G - B, A² - B² का फॉर्मूला लगा दिया है मैंने, G + B बराबर 48। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 4 लड़के और आ जाएं तो लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो जाएगी। अगर 4 लड़के और आ जाएं तो बॉयज़ +4 अगर कर दें तो ये G के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए G - B बराबर आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 रख देते हैं, G + B, ये बराबर आपका आ जाएगा 48, और इसको 4 को आप काट दीजिए तो 12 आ जाएगा। और यही कुल संख्या आपसे पूछी गई थी लड़के लड़कियों की, तो आंसर आ जाएगा आपका 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 - 12√2, 17 को आप तोड़ लीजिए 8 + 9 में, ये आपका 2√2 का होल स्क्वायर है, और ये आपका 3 का होल स्क्वायर है, और ये -2 × 2√2 × 3 है। तो मतलब A² + B² - 2AB का फॉर्मूला बन गया। तो A² + B² - 2AB बराबर होता है A मतलब 2√2 - B मतलब 3 का होल स्क्वायर। तो इसी का ये स्क्वायर है, तो ये आपका ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं 2√2 - 3 का होल स्क्वायर, है ना, या 3 - 2√2 का होल स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। 3 - 2√2 का होल स्क्वायर आप यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 142। x + 1/x बराबर आपको 7 दिया है, दोनों का क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ। तो यहाँ पर आ जाएगा A³ + B³ + 3AB ब्रैकेट में A + B। अब AB मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x तो कट जाएगा ना, तो इसलिए AB यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 7 का आप क्यूब करेंगे तो 343 आ जाएगा, 343, ठीक है। अब ये आपसे पूछा गया है, यही आपसे वो निकालना है, तो आप सीधे इसको उठा के यहाँ कर दीजिए। x + 1/x की मान आपको 7 पता है, तो 7 × 3 = 21, तो आप 343 में से 21 माइनस कर दीजिए, तो आपका 322 आ जाएगा आंसर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला है देखिए कि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतः के एक एम जो है वो एक्स वाई जेड का अंतः केंद्र है। तो ये त्रिभुज बना लेते हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। अंतः केंद्र का मतलब होता है कि जी जो बाइसेक्टर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर, उनके द्वारा जो केंद्र बनता है। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो ये दोनों एंगल दिए हुए हैं, एक 45 और एक 55, तो ये तीसरा वाला क्या निकल आएगा 80। अब ये बीच वाला एंगल आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो बीच वाला एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए बीच वाले एंगल को हम टी मान लेते हैं, तो टी बराबर होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल एक्स। एंगल एक्स आपने कितना निकाला है 80 डिग्री, तो 90 प्लस हाफ इंटू 80 कर देंगे आप, तो ये 40 आ जाएगा, और 90 प्लस 40 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 130। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये रेलगाड़ी वाला बहुत ईजी आप कर लीजिएगा। दो लड़कों की वर्तमान आयु आपकी दी हुई है 1:3, और 4 वर्ष बाद 2:5, दोनों का रेशियो बराबर बराबर करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। कह रहा है कि एक्स के किस मान के लिए एक पूर्ण घन होगा, तो एक रख दीजिए तो 11 का क्यूब बन जाएगा ये, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, लसा दिया हुआ है, उनके संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। बहुत इजी आप कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दो बहुभुजों में देखिए भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया है, तो मान लीजिए एक बहुभुज में n भुजा है और दूसरे में m भुजा है, तो n/m आपको दे दिया है 5:3। अब कह रहा है आंतरिक कोणों का अंतर दोनों के 24 है। अगर n भुजा है किसी बहुभुज की, तो आंतरिक कोण का मान क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये आंतरिक कोणों का कुल योग होता है, ध्यान रखिएगा, कुल आंतरिक कोणों का योग है ये फॉर्मूला होता है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n का, क्योंकि n भुजाएं थी, आप इससे डिवाइड कर दीजिए, एक कोण आपको मिल गया। अब कह रहा है कि ये माइनस जो दूसरा बहुभुज है ना, इसका जो आंतरिक कोण है ये आपको दिया हुआ है 24। दो इक्वेशन मिल गए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, आप सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है इसमें 150, मदों का समेशन दे दिया है 672, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 21 से, तो आपको माध्य पता चल जाएगा जो अर्थमेटिक मीन होता है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 151, सरलीकरण करना है तो आप कर सकते हैं इसको आराम से। किसी वस्तु की लागत मूल्य बिक्री मूल्य के 45% है, तो बिक्री मूल्य अगर 100 मान लेते हैं तो लागत मूल्य कितनी हो जाएगी 45। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं, 55 आपका प्रॉफिट हुआ है ना, 45 आपका क्रय मूल्य था, ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। ये आपका 33.33% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 153, तो बहुत ईजी है, ये हो जाना चाहिए। जो कैलकुलेशन वाले हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, ट्रिकी क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। 40% हानि पर कंप्यूटर बेचा, अगर 480 अधिक पर बेचता तो 20% का लाभ होता, तो लाभ में से आप हानि को घटा दीजिए, यही तो आपका 480 के बराबर है ना। तो मतलब 60% अगर 480 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा 800 के, ठीक है। उसके बाद है 2 साल के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से 8,000 रुपये की राशि क्या होगी चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो पहले वर्ष का आपका आ जाएगा 1600, दूसरे वर्ष का 1600 और 320, मतलब टोटल अगर आप यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ब्याज आपको कितना मिला, ये आपको मिल गया 3200 और 320, 0253, 3520 को आप 8,000 में जोड़ दीजिए, 3520, तो 11,520 आपका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। अगला देखिए पिता और पुत्र के आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो बहुत इजी आप कीजिए, हो जाना चाहिए ये। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा, दोनों तीनों को आप जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा 8 8 16 17, और 7 और 5 कितना होता है आपको पता है 12, 42 आंसर आ जाएगा, ठीक है। डाटा के संग्रहण का सबसे छोटा मान है 17 और रेंज दी हुई है 64, सबसे बड़ा क्या होगा, तो इसी में 17 आप जोड़ दीजिए, 17 सबसे बड़ा आपको मिल जाएगा 81, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा यही आपकी होती है रेंज, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू जो ये रेंज होती है, ठीक है। तो 159 का आंसर क्या हो जाएगा D81। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 अंश दिया हुआ है
और सीढ़ी का जो पाद है दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। आपसे सीढ़ी की लंबाई पूछी जा रही है, मतलब अगर आप इसे एक ट्रायंगल के वे में बनाएं तो ये सपोज कीजिए दीवार है, यहाँ पर ये आपकी सीढ़ी रखी हुई है, ठीक है। तो इसको भी एक सीधी रेखा आप कंसिडर कर लीजिए और x मान लीजिए। तो इसी सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछी है। दीवार से जो सीढ़ी का फुट है वो कितने दूरी पर है, 9.5 मीटर की दूरी पर है। ये एंगल आपको 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, आप सीधे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा LAL/KKA, जिसमें आधार बटा जो कर्ण होता है वो क्या होता है, ये cos थीटा होता है। तो आपको cos 60 डिग्री की वैल्यू निकाल देनी है। cos 60 बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार है 9.5 और कर्ण को आपने x माना है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो x बराबर आ जाएगा आपका 9.5 का दोगुना आपका होता है 19। आंसर इसका बी आ जाएगा, ठीक है, 19 मीटर। उसके बाद 161 है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन। सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। आंसर मैं इसका बता दे रहा हूँ, आंसर इसका आएगा 300 मीटर, ठीक है। जो लंबाई है रेलगाड़ी की वो 300 मीटर आएगी। आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा किसी काम को 6, 12 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य किया और उसे पूरा किया, तो 6 दिन और 12 है ना। आप इसका एक एलसीएम ले लें, 60 एलसीएम आ जाएगा, 6 टेंजा 10 सिक्सा और 12 फाइवजा, ठीक है। और इसके बाद आपने देखा कि ये जो 6, 5, 11 और 10 कितना हो गया, 21। ये 21 जो है ना, ये लगभग कितने के बराबर है, 63,000 रुपये के। तो आपसे पूछा गया है कि आदमी और बच्चे के हिस्से के कुल योग का आधा भाग कितना होगा। 6 दिन किसका था, आदमी का, मैन का, और 10 दिन था वुमेन का, और 12 डेज था चाइल्ड का। तो आदमी और बच्चे का पूछा जा रहा है, तो आप सीधे 10 और 5 को जोड़ दीजिए। 21 अगर 6300 के बराबर है तो 15 कितने के बराबर होगा, गुणा 15/21, है ना। अब यहाँ पे आप 7 3 कर ले और 7 या 21 और 7 9 63, 9,000, और यहाँ पर 3,000 गुणे 15 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा लगभग 45,000। और आपसे कह रहा है कि कुल योग का आधा भाग क्या होगा, इसका आधा आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22,500। तो आंसर आ जाएगा आपका ए 22,500, ठीक है। 56 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की बात की जा रही है, और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा इसके अंदर। सपोज कि ये सबसे बड़ा वृत्त है, ये 56 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। तो 56 का आधा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 28। तो ये इस वृत्त की त्रिज्या 28 हो गई। अब इसमें आप पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, 28 गुणे 28 गुणे पाई का मान लिख लीजिए 22/7, है ना। तो 28 गुणे 4 गुणे जब आप 22 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2464, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 164। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, यदि ब्याज 5% की दर बढ़ा दी जाए तो सेम क्वेश्चन है, पीआरटी वाला फॉर्मूला लगेगा, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। 1440 में से 1200 घटा देंगे आप तो 5 वर्षों का आपको ब्याज पता चल जाएगा, है ना। और वहाँ से आप ईयरली निकाल सकते हैं, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो मैंने ट्रिक बताया उसके ऊपर हो जाना चाहिए आपसे, ठीक है। एक किसी कार्य का इतना भाग 21 दिन में पूरा करता है, तो अगर 21 दिन में 7/3 भाग कर रहा है तो एक दिन में कितना भाग करेगा। इस तरह से आप ABC का एक दिन का काम निकाल लीजिए, और उसके बाद उसका एलसीएम लेकर के आप निकाल सकते हैं कि वो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। आंसर इसका मैं बता दे रहा हूँ, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आंसर इसका आ जाएगा 4 डेज। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन नंबर 166। 90 आदमी किसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इनके काम शुरू करने के बाद 5 दिन तक ये काम करते हैं, और 5 दिन बाद 30 आदमी और जुड़ जाते हैं। तो पहले आप देखिए 90 आदमी के एक दिन का काम कितना होगा, 1/25
तो ये 1 दिन का काम है, तो इनका 5 दिन का काम हो जाएगा 1/5। कितना काम बचा है? 1 - 1/5 काम बचा है। तो मतलब आप कह सकते हैं 4/5 काम कौन करेगा? 90 आदमी प्लस 30 आदमी और जुड़ गए हैं इसमें, मतलब आप टोटल काम कौन करेगा? 120 आदमी। तो इस ट्रिक पे आप सॉल्व कीजिएगा। अब कैसे आप करेंगे कि 90 आदमी का 1 दिन का काम है 1/25, है ना। तो एक आदमी का 1 दिन का काम कितना होगा? 25 × 90, मतलब 1/25 × 90 एक आदमी का होगा। तो 120 आदमी का आप निकाल लेंगे, गुणा 120 कर देंगे, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाना चाहिए। आंसर आ जाएगा इसका फ्रेंड्स 15 डेज। इसी ट्रिक पे कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। जो पहला पाइप है टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए ए 12 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर सकता है, बी 8 घंटे में खाली कर रहा है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पहले से 5/3 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? मतलब 5/3 पहले से भरा हुआ है तो कितना भाग खाली है ना। ये आप देखने के लिए 1 - 5/3 कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर खाली भाग जो है वो आपका लगभग 2/3 भाग खाली है। तो इसको भरने में कितना समय लगेगा? नहीं, ये जो टंकी भरी हुई है ना, इसको खाली करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो 5/3 पहले से भरा है और इसको खाली करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। 2/3 को कंसिडर मत कीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है। ए और बी दिया, इसका एलसीएम आप सीधे ले लिया करो, है ना। टाइम वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो तो एलसीएम लेंगे, आपका आ जाएगा 24, 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24। ये इफिशियंसी अब आ गई। जो 2 और 3 है ये इफिशियंसी है, ठीक है। ये 2 इफिशियंसी से भर रहा है, 3 इफिशियंसी से खाली कर रहा है। तो इस तरह से इस ट्रिक का यूज़ कीजिएगा। पूरी टंकी में अगर देखा जाए तो ये खाली हो रहा है ना। तो 2 और 3 जोड़ेगा नहीं, अब यहाँ पे 2 - 3 हो जाएगा तो 1। तो आप कह सकते हैं कि जो 1 रेशियो है ना, वो 24 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। और इस तरह से जब आप इसका यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40 आवर्स। कैलकुलेशन मैं करके यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, एक बार आप इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। साइन 75 साइन 15, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 60 + 15 और ये हो जाएगा आपका 90, है ना, 90 माइनस, या फिर आप इसको कर सकते हैं 75 को 90 - 15 या 25, आप देख लीजिए किस में आ रहा है। और यहाँ पर आ जाएगा 15 होगा ये, है ना। 15 90 - 15 और यहाँ पे 90 प्लस, इसमें आप देखेंगे साइन 15 डिग्री को आप चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 90 में से 15 आप लेस कर दीजिए तो 5 और 70, 90 - 75, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए ये √3/2 ए, क्योंकि ये एक्चुअली में किसके इक्विवेलेंट होगा? ये आपका आ जाएगा साइन 60, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका समीकरण के ऊपर, ग्राफ के ऊपर अंतःखंड की लंबाई दी हुई है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई, ठीक है। तो फिगर में बना दे रहा हूँ आपके लिए। ये सपोज कीजिए वृत्त है 3 सेंटीमीटर का, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से, है ना, 5 सेंटीमीटर दूर है बिंदु, तो 3 ये हो गया, 2 और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ से एक स्पर्श रेखा बना दीजिए इस वृत्त पर, इस तरह के, है ना। टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है आपको। तो मतलब अगर आप यहाँ से केंद्र को मिला दीजिए तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो 16 किसका रूट है? 4 का, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगा दी है। 25 माइनस आप कर लोगे 9, है ना। तो ये आपका आ जाएगा √16 और √16 आपका 4 के बराबर है। आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्री चतुर्भुज का क्वेश्चन है, इजी है। चक्री चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। धातु के 3 ठोस गोले हैं जिनका व्यास दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि एक नए गोले के रूप में ढाल दिया जाता है। तो आपको बताना है कि जो नया गोला है उसका व्यास क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ आयतन सेम रहेगा,
मतलब ये जो छोटे छोटे गोले हैं, है ना, इनको मिला करके जो आयतन होगा वो इक्वल होगा बड़े वाले के आयतन के। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको गोले के आयतन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यदि अब ये टाइम वाले क्वेश्चन है ना, कैलेंडर वाले, तो ये आप करके देखिएगा, ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। उसके बाद फ्रेंड से हिंदी में ये आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, है ना, पॉज करके, और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा पैराग्राफ वाले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग कर लेते हैं यहाँ से, जहाँ से थोड़ा सा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 181, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें बी वाला शुद्ध होगा, मैं आपसे इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा जिससे बात खुले नहीं, ठीक है, ये वाला शुद्ध है। 182 है, धातुष्मा का संधि कौन सा है, तो धातु प्लस ऊष्मा हो जाएगा, है ना। 182 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आपका जो 183 है, 183 क्वेश्चन है कि बाणाहात और कनकलता में कौन सा समास है। तो जो बाणाहात है, बाणों से आहत, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, और कनकलता में आपका कर्मधारय समास होगा। उसके बाद मानव समाज में अरुण पड़ा, जलतंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था मानो सर्पों में गरुण पड़ा। तो पढ़कर ही आपको व्यतीत हो रहा होगा कि ये आपका वीर रस दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिए, दावा नल की ज्वाल, ठीक है, दावा नल की ज्वाल। इसमें आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा अलंकार प्रस्तुत हो रहा है, तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें आ रहा है, ठीक है। तो उपमा और उत्प्रेक्षा को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सत सैया के दोहरे, ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो ये फ्रेंड्स एक दोहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 186 का हो जाएगा ए। 187 में आ जाते हैं। 187 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लगान और खरपैल में क्रमशः कौन सा प्रत्यय है। तो जो लगान और खरपैल है, इसमें आपका लगान में भाववाचक कृदंत प्रत्यय है, और जो आपका खरपैल है यहाँ पर आपका गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 188, निम्नलिखित में से कौन सा चाचा चाची को लिखा जाने वाला पत्र है। पारिवारिक पत्र लिखा जाता है फ्रेंड्स परिवार के लिए। निम्न में से कौन सा ताक पर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो ताक पर रखने का मतलब होता है काम में न लाना। अतनु और पाहन किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो अतनु है ये आपका कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, और जो पाहन है ये आपका पत्थर का पर्यायवाची है। 191 हो जाएगा, कौन सा विकल्प स्थावर और उन्मूलन का विलोम है। तो स्थावर का विलोम जंगम हो जाएगा, रुके हुए का मतलब होता है गतिमान, है ना, मतलब इसका विलोम होता है गतिमान। और जो उन्मूलन उखाड़ना होता है तो रोपण मतलब लगाना, इसका विलोम हो जाएगा। विहंग और मिहिर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो पक्षी, बादल, विमान, ये सारे ही विहंग के अनेकार्थी शब्द हैं। सुगंधी जो है ये विहंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सूर्य, हवा, चंद्र ये मिहिर के अनेकार्थी शब्द हैं। तो बसंत ऋतु मिहिर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, का सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है 193, तद्भव शब्द का चयन करना था। तो जो बावली और भभूत हैं ये आपके तद्भव शब्द हैं फ्रेंड्स। 194 है, जेब कतरा कैसा शब्द है। तो ये आपका संकर शब्द है। और गरीब किस भाषा से ये लिया गया है। तो ये आपका अरबी भाषा से लिया गया है, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 195 है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द होगा। किसी को मारने की इच्छा रखने वाला जिघांसा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 196 है आपका, शुद्ध शब्दों का चयन करना है। तो गर्मियों और गृहिणी ये शुद्ध हैं, बाकी ये सारे अशुद्ध लिखे। 197 है, निम्नलिखित में से कौन अमृत और विष तथा पहेलियां रचनाओं के रचनाकार हैं। अमृत और विष तो आपका अमृतलाल नागर का है। पहेलियां आपका अमीर खुसरो जी का है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तृप्ति कविता की रचना कर रही है। तो वाक्य में कौन सा कारक है। तो कर्ता कारक है, ठीक है। तृप्ति कविता की रचना कर रही है, इसलिए ये कर्ता कारक है। 199 है आपका, उस ग्रंथ में 1000 पृष्ठ हैं। परिमाण आपको दे दिया है तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, और यही आपसे पूछ रहा था।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां हैं, तो याद कर लीजिएगा आप लोग, 5 बोलियां विख्यात हैं। बांदा व चित्रकूट में आपकी बघेली बोली जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा टेस्ट खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टेस्ट।